उसके अध्ययन का शामिल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो जब तक बहुत अध्ययनशील नहीं होगा और बहुत डिफरेंट एंगल से एक खबर को देखने की समझ या पर नजर नहीं रखता होगा, वो बहुत ही सतही पत्रकार होगा। दुनिया में आप देख लीजिए जितने भी बड़े विचारक या आप समझिए कि इवन जो भक्ति काल के सूफी जो पोएट्स हुए हैं, कबीर को ले लीजिए, कबीर एक अपवाद है, लेकिन अगर बाकी लोगों को भी ले लीजिए जो 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 इस भक्ति और सूफी के रहे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, वो लोग अक्सर बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर आप उनकी लाइफ को जाके देखें तो दे ऑलवेज सेड कि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, प्रेम के ढाई आखर जो है वही काफी हैं। लेकिन असल में आप उनकी जिंदगी में जाके देखेंगे तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो यानी पढ़े लिखे होने का मतलब यह है कि अब आपके संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि आपको कम से कम इस देश के बारे में और जो सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं उसके बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या पढ़ें? आप लोग खुद जर्नलिज्म अभी कर रहे हैं, तो जर्नलिज्म में कहा जाता है आपको हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अब जर्नलिज्म जो है बहुत बदल गया है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है। जब तक आप लोग अपने 2-3 साल के अनुभव के बाद जब अपने चरम की ओर बढ़ रहे होंगे, अपने अनुभव मिडिल लेवल पर काम कर रहे होंगे, तब तक तो जर्नलिज्म जो मैं आज बता रहा हूं उससे भी कहीं आगे निकल चुका होगा। आप दुनिया भर के अच्छे अखबारों को, अच्छे पोर्टल्स को पढ़िए, केवल हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा क्वालिटी जर्नलिज्म की जो है हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आपको बाहर भी नजर रखनी चाहिए। और जैसे आपको देखना चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है, आपको देखना चाहिए कि फाइनेंशियल टाइम्स क्या लिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे पेड पोर्टल्स हैं, तो इसमें आपको पैसा देकर पढ़ सकते हैं आप, लेकिन लाइब्रेरी में या कहीं पर भी, क्योंकि आप लोगों को उपलब्ध है, एक्सेस है, भी स्टूडेंट है, आपको मिलेंगे। लेकिन कई आर्टिकल जो है वो अलग अलग पोर्टल्स में मिल जाते हैं। वो पत्रकार खबर को कैसे देखते हैं, फिर आपको उन पत्रकारों के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो बड़े बड़े दुनिया के जाने माने पत्रकारों ने कैसे काम किया है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कैसे हुए हैं, कैसे उन्होंने काम किया है, डेटा जर्नलिज्म कैसे हुआ है। क्योंकि बाकी जर्नलिज्म के कई आयाम हैं, कई हिस्से हैं उसके, और आपको शुरुआत में सब जगह टटोलना होगा और ये पता करना होगा कि मेरी रुचि या मेरी क्षमता कहाँ है। और हर आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो एक लंबी प्रोसेस के दौरान पैदा होता है। वो कोई हेलीकॉप्टर जो पैराशूट जर्नलिज्म जो है आप सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में जब मैं जाता हूँ कहीं पढ़ाने के लिए या लोग मुझे फोन करके बात करते हैं, उनके दिमाग में अपनी विजिबिलिटी की बहुत चिंता रहती है, अपनी पहचान बनाने की बहुत चिंता रहती है। वो एक ऐसी अप्रोच है जिसको मैं डिस्करेज करता हूँ। पहले आपको अपने आप को समृद्ध करने की ललक होनी चाहिए और अपनी ट्रेनिंग को बहुत मजबूत करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। यानी अब ट्रेनिंग कैसे मजबूत होगी? आपकी ट्रेनिंग आपकी इस तरह से मजबूत होगी कि आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने होंगे। हिंदी में तो आप में से ज्यादातर लोग लिखते होंगे, आप उत्तर प्रदेश के हैं ज्यादातर, मैं एज्यूम कर रहा हूं, और आपको हिंदी की कोई दिक्कत नहीं, पर हिंदी में भी अपनी भाषा को और साफ करना, परिमार्जित करना, बोलना उसको, ताकि आप ऑडियो कर सकें, क्योंकि अब पॉडकास्ट का जमाना आ गया, अब यूट्यूब से भी आगे निकल गया जर्नलिज्म, और जो नई जो खटखटा रही है अपॉर्चुनिटी वो है पॉडकास्ट की, वो बहुत चल रहे हैं। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग डेवलप करनी होगी, कैसे आप शूट कर सकते हैं मोबाइल पर या कैमरा पर, या अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत प्रोफेशनल कैमरा सीखें तो उसे सीखें। उसके बाद आपको स्क्रीन प्ले कैसे लिखे जाते हैं, आपको क्रिएटिव फील्ड का भी सोचना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप जर्नलिज्म की ही बात में करूं तो आपको डेटा जर्नलिज्म कैसे होता है, या आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस पता होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको कम से कम भारत की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे भारत के बड़े बड़े संस्थान बने, कैसे भारत में कांग्रेस का जब तक राज था और उसके बाद पहली बार कांग्रेस की सत्ता 60s में टूटनी शुरू हुई, उसका प्रभुत्व खत्म हुआ और अलग अलग पार्टियों का आना शुरू हुआ, फिर क्या बदलाव आए, फिर आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत गंभीर अध्ययन की बात है, लेकिन अफसोस ये है आज के वक्त में कि सोशल मीडिया में हर आदमी बिना कुछ जाने एक्सपर्ट बन रहा है और कमेंट कर रहा है, और उसको सीखने की के लिए अपना वक्त देने की प्रवृत्ति जो है वो कम हो रही है। तो मैं अपने साथियों से, जितने लोग भी जो आपकी तरह जो जूनियर साथी हैं वो मिलते हैं, तो उनको ये कहता हूं कि आप अपने आप को समृद्ध करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपकी जो अलर्टनेस है दिमाग की और आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा
आपके पक्ष में है। आप थकते बहुत देर में हैं, आपके सपने बहुत हाई होते हैं, आप में सीखने की और आप में आगे बढ़ने की और आप में किसी भी चीज को हासिल करने की सबसे ज्यादा ऊर्जा और सबसे ज्यादा इस वक्त ललक होती है। तो उसको उसका दोहन करना और उसको फोकस करना। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको एक बहुत ही यंग लॉयर का, जिनका नाम गौतम भाटिया है। अगर आप ट्विटर पे हो तो आप उन्हें फॉलो करें। और उसके बाद अगर आपको जो अभी हाल में चला था जो नागरिकता संशोधन कानून, उसके बारे में जानकारी लेनी हो, आज ही के लिए मैं आपको एक तरह से होमवर्क दे रहा हूं। आप गौतम भाटिया के यूट्यूब में वीडियो ढूंढिए जितने ज्यादा, और जब आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आई कैन बैट, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आपको बहुत सारी बातें ऐसा उस नागरिकता कानून के बारे में नहीं पता होंगी जो उनके वीडियोस देखने से आपको पता होंगी। तो इसमें आपके पढ़ना तो एक एफर्ट है ना, तो पढ़ने का एफर्ट जो है वो बच सकता है, लेकिन ये पढ़ने का इंटरेस्ट भी पैदा करेगा। देखिए, वीडियो का महत्व मैं इस तर्ज पे बताता हूं कि वीडियो जो है वो आपके अंदर एक पढ़ने का एफर्ट जो है वो ना होने के कारण आपको अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर आप एक सीरियस व्यूअर हैं तो आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद उससे जुड़े हुए लिंक्स की ओर जाके उन्हें पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, यानी वो आपके अंदर पढ़ने की जो एक प्रवृत्ति है वो भी पैदा करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मल्टीटास्किंग करना सीखना पड़ेगा। और मल्टीटास्किंग का मतलब आप ये नहीं कर सकते, और ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप तो मैंने बताया कि आपको बहुत अध्ययनशील, बहुत कठिन परिश्रम करने वाला और ट्रेनिंग अपनी लगातार करते रहना और लगातार अपने आप को सुधारना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मल्टीटास्किंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो आप जिस वर्ल्ड में जा रहे हैं बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हो सकता है आपको अपने को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़े। जैसे कि माना जब हमारा वक्त था तो हम तैयारी करते थे, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि बहुत सारा टैलेंट जो है उत्तर प्रदेश देता है एकेडमिक फील्ड में। तो लड़के क्या करते थे कि वो आईआईएम की तैयारी करते थे, यानी कैट की, और उसके बाद फिर वो दूसरे आईआईएम के बाद के वो तो टॉप इंस्टीट्यूट है, उनके बाद के इंस्टीट्यूट को भी अपनी नजर में रखते थे, और उसके बाद फिर होते होते नीचे बैंक पीओ या कुछ और छोटे मोटे संस्था। यानी अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी, इस तरह से एक स्ट्रेटजी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत व्यवहारिक स्ट्रेटजी है। वैसे ही आपको समझना चाहिए कि माना 3-4 साल बाद आपको मजा नहीं आया, ठीक है, आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली, आपको बहुत मजा नहीं आया और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जर्नलिज्म ना, ये दिस नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे लिए तो नहीं बना है, तो आप कहीं और जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे रास्ते खोलता है। इसका सबसे बड़ी खूबी ये है। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हैं, क्या आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या आप किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। एनजीओ बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ एनजीओ जो है, सारे एनजीओ को आप एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब जब काम करता हूं तो देखता हूं एनजीओ का रिसर्च, उनकी मेहनत, उनका प्रेजेंटेशन, ये सब सीखने लायक होता है। तो मैं सोचता हूं कि अच्छे डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को पढ़ने चाहिए, कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, तो ये चीजें सीखना। और उसके बाद एक जो चीज मैं बहुत पिछले कम से कम 10 साल से कह रहा हूं और हर बार ही सोचता हूं, जैसे अभी भी सोच रहा हूं कि अगली बार भी कहना बंद कर दूंगा, लेकिन वो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा जंतर है जो मुझे जब भी बोलता हूं तो लगता है कि उससे बताए बिना नहीं हो सकता है। आपकी काम करने की का जो तरीका है या काम करने की जो क्षमता है उसमें सुधार तभी आ सकता है जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो लोग आपसे बेहतर है। ये मूल मंत्र है, ये बॉटम लाइन है। अगर आप इसे सीख गए तो आप सब कुछ जान जाएंगे। यानी ये बात मेरे को बहुत पहले, जब मैं मेरी उम्र काफी कम थी और मैं क्रिकेट का बहुत देखने के मामले में और पढ़ने के मामले में शौकीन था, तो उस वक्त हर्षा भोगले जो कमेंटेटर है उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर लाइफ और योर सेल्फ until or unless you remain or you be with the people who are better than you। इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों के साथ उठे बैठे जो आपको लगता है आपसे बेहतर है। अगर आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपसे कमजोर है, यानी जिनकी क्षमता आपसे कम है, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा उन लोगों के साथ बैठे जो पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, जो जिनका लेवल आपसे ऊपर है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो हमेशा क्या होगा कि आप उनसे कुछ सीखेंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी फिर आप और बेहतर लोगों को ढूंढेंगे। तो ये एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट पे जो अमितेश ने रखा है इसके लिए कि खबरों का पर्यावरण और पर्यावरण की खबर। मुझे लगता है जो बात मैंने कही है उसी में काफी चीजें कवर हो गई। अब खबरों का पर्यावरण तो ऐसा है कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो थोड़ा हतोत्साहित करने वाली हैं, और ऐसा लग रहा है यंग जर्नलिस्ट को कि वो जिस जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं वो जगह तो खत्म हो रही है और उस जगह में कुछ है नहीं। खासतौर से टीवी चैनलों की हालत को देखते हुए लोगों को लगता है। मैं खुद
2 साल से टेलीविजन जर्नलिज्म से 2.5 साल से बाहर हूँ, लेकिन मैं 5 साल से टीवी नहीं देखता, टीवी न्यूज नहीं देखता, कोई एनडीटीवी भी नहीं देखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये तो हुई ऐसी बात जो आपको निराश करेगी, लेकिन हम निराशा की ओर क्यों देखें, हम देखते हैं संभावनाएं कहाँ हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं भी पैदा हो रही हैं। संभावनाएं पैदा हो रही है का मतलब है कि आपको अच्छा लिखने पढ़ने के लिए बहुत सारा पठन पाठन सामग्री जो है वो उपलब्ध हो रही है। अगर आप ट्विटर पे जाते हैं, मैं ट्विटर का बहुत कोशिश करता हूँ पॉजिटिव यूज करने का, क्योंकि उसमें कुछ बहुत अच्छे हैंडल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे सीरियस राइटर्स, या अगर आप इन्वायरमेंटल वेबसाइट्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत एक कठिन है, इसके लिए एक आदत डालनी पड़ती है कि आप डिस्ट्रैक्शन अपना बचाएं और फालतू की बातों से हटें, क्योंकि दिन रात ट्विटर में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन इसी तरह बहुत सारे और वेबसाइट्स भी हैं जिनको मैं चाहूंगा कि आप देखें, या जैसे कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें, राइट। तो जैसे शेखर गुप्ता का जो कट द क्लटर है, अगर आप उसे देखेंगे, अब आप ये मत सोचिएगा किसी वरिष्ठ पत्रकार से बात करें, वो शेखर गुप्ता के बारे में कुछ पर्सनल कमेंट करे, उनकी सोच के बारे में कमेंट करे, आप सिर्फ उसको देखिए, और वो बहुत सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, फिर आपकी आदत बन जाएगी, और फिर आपके ऐसे तार जुड़ जाएंगे कि आप उन सारी वेबसाइट्स को और उन सारे राइटर्स को, उन सारे जर्नलिस्ट को जानने लगेंगे जो आपको लगता है कि बहुत क्या कहते हैं कठिन, जो लोग बहुत अच्छा कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिनकी खबरें किसी ने नहीं छापी है। मैं बहुत ऊंचे दर्जे की बात बता रहा हूँ जिसमें अभी आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसके बाद, और वो किताबों ने तहलका मचाया है, फिर उनकी किताबों को फॉलो किया गया है, क्योंकि उनकी सत्ता को हिलाने वाली उनकी खबरें होती थी और इतनी प्रभावी होती थी। लेकिन ये चीज ऐसा नहीं होता। आप पहले जमीन पर जाते हैं, धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक अपना निर्माण करते हैं। निर्माण की प्रक्रिया बहुत सतत और लंबी होती है। उसमें ऐसा नहीं आप सोचो कि मैं पहले दिन जाऊं और सचिन तेंदुलकर की तरह स्ट्रेट ड्राइव मारूं, वो कभी हो नहीं सकता। आप पहले दिन जाके आपको समझना पड़ेगा कि कैसे 10 चक्कर ग्राउंड के दौड़ने पड़ेंगे, अपने अंदर कैपेबिलिटी हो। आखिर में मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि आपको एक पत्रकार के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपको, मैंने कहा ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको इंटरेस्ट पैदा करना ही पड़ेगा पत्रकार बनने के, चाहे कोई सा जर्नलिज्म कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने 20 साल जो जर्नलिज्म टेलीविजन में किया है, उसमें किसानों पर, दंगों पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर, बहुत सारे चीजों पर रिपोर्टिंग की है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं और अच्छा रिपोर्टिंग कर सकता था अगर मुझे ये दो चीजों के बारे में और बेहतर जानकारी होती। नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत सारे फिलोसफर्स पढ़ने को, जानने को मिलते हैं। बहुत सारी किताबों के बारे में जो रीडिंग लिस्ट है वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर रिकलेक्ट नहीं कर सकता दिमाग में, लेकिन और हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हिस्ट्री जो है वो आपको बताती है कि अगर आज कुछ हो रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और वो दृष्टि भी देती है आपको कि आगे क्या हो सकता है। यही पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है। तो इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपका जब मुंह खोलेंगे अपना, जब बोलेंगे, तो आपका वो खोखला नहीं होगा, उसमें आपने थोड़ा वजन होगा, आप बात करेंगे। और दूसरा, आपको ये स्किल भी डेवलप करनी होगी कि जब आप लिखते हैं तो आप संदर्भों को ला सकें। आप एक अच्छी राइटर, तो लिखने की प्रैक्टिस, आपकी जो भी भाषा है उसमें लिखने की प्रैक्टिस करना, हर रोज आदत डालना कि 1000-1500 वर्ड लिखना। और कई लोग ऐसे भी हैं जो डायरी वगैरह लिखते हैं, राइट। तो डायरी लिखी यार मेरी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मैं कभी लिखा, रेगुलर नहीं लिखते, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं वो रेगुलर डायरी लिखते हैं, और डायरी लेखन ही अपने आप में आपको बहुत इम्प्रूव करता है। फिर आप अच्छी डायरी जो लेखक हैं उनको पढ़ भी सकते हैं, उनका लिखा हुआ, तो उससे आपको सीखने। तो मैं कह रहा हूँ कि सीखने की जो ये एक ललक और एक जो पूरा जो एक कैनवस है, ये इतना बड़ा है कि एकदम तो बंद नहीं होने, ये आपको बहुत लंबे वक्त तक इंगेज रखेगा, और उसी दौर में आपका निर्माण होगा। तो इस निर्माण को करने के लिए जो मैंने आज आपको कुछ 2-4 सूत्र दिए हैं, अगर आप उनका पालन कर पाए या वो आपके लिए फायदेमंद हुए, तो आज मेरा आपसे बात करना ये सफल होगा। बाकी अब 12-13 मिनट मैंने कहा था, मैंने बोल लिया है, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। और अब अमितेश जो है वो आप मुझसे आपके सवाल पूछेंगे और मैं उसके जरिए आपके जवाब। शुक्रिया सर। ये एक समय के हिसाब से 12-13 मिनट था, लेकिन ये बहुत गहन और बहुत सघन बातचीत थी। सवाल मैं शुरू करता हूँ छात्रों की तरफ से, फिर सवाल छात्रों के आएंगे वो मैं पूछता रहूँगा। मैं सर, हम लोग जैसे जो हमारे विषय का दूसरा हिस्सा था पर्यावरण की खबर, पर्यावरण की जैसे खबर हम लोग करते हैं
तो हम लोग समझ जाते हैं कि पर्यावरण मतलब जैसे हम पहाड़ की बात करेंगे या नदी और समुद्र की बात करेंगे, ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, जैसे हमारे छात्र हैं, ये ज्यादातर मैदानी इलाकों में रहते हैं, ये अपने पर्यावरण को देखने का अलग नजरिया कैसे विकसित करेंगे, इस बारे में सर इन लोगों को बताएं। आपको हमेशा आने वाले दिनों में आपके दिमाग में एक टकराहट होगी, वो ये होगी कि आपको ये बार बार बताया जाएगा कि पर्यावरण और जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी हमको अगर आगे बढ़ना है, देखो चाइना कहाँ पहुंच गया, सिंगापुर कहाँ पहुंच गया, मलेशिया कहाँ पहुंच गया, अमेरिका कहाँ पहुंच गया, और हम वहीं के वहीं रह गए। हमें जंगलों को काटना है, हमें नदियों को डैम पर डैम बनाने हैं क्योंकि बिजली चाहिए, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये एक बहुत ही लॉपसाइडेड आर्ग्यूमेंट है। पर्यावरण जो है, आपको मैं उसके लिंक्स भी दे सकता हूं, आपको मिल जाएंगे, मैं अमितेश के थ्रू आपको लिंक्स दूंगा जो आप पढ़ेंगे, जो ये रिसर्च बताती है कि भारत का जो गरीब देश है या जो विकासशील देश है, उनके लिए पर्यावरण विकास का ही एक दूसरा नाम है। अगर भारत में इस तरह की पर्यावरण का विनाश नहीं हुआ होता पिछले 50 साल में, 1960 से लेकर अभी तक, तो भारत के जीडीपी जो है वो 30% अप होती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक साइंस जर्नल अमेरिका का है, उसमें छपी हुई रिपोर्ट कहती है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे है, क्योंकि पर्यावरण का जो विनाश है उससे एक इंपैक्ट पैदा होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। आपने कुछ देखा होगा, इंडिया के दो कोस्ट, इंडिया के जो पेनिनसुला है पूरा, आप देखें इस तरह से, आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो इस तरह से है। तो ये वेस्ट कोस्ट है, जिस साइड गोवा, गुजरात और केरला है। ये ईस्ट कोस्ट है आपका। ईस्ट कोस्ट की साइड आप पे है बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह से है ये वाले राज्य, और ऊपर जो है बांग्लादेश आ जाता है, बंगाल की खाड़ी ये पूरी है। असल में होता क्या है कि हमारे जो चक्रवाती तूफान पैदा होते हैं वो ईस्ट कोस्ट में, यानी विशाखापट्टनम की होती है, यानी बंगाल की साइड आप देखते हैं अक्सर, जो असम, इधर इनका चक्रवाती तूफानों का बांग्लादेश, तमिलनाडु, इनमें असर होता है, पैदा होता है, आपने सुना होगा। लेकिन अब धीरे धीरे जो समंदर का पानी गर्म हो रहा है, सी लेवल उठ रहा है, वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से वेस्ट कोस्ट पे भी अब तूफान उठने लगे। ठीक है, पिछले कुछ वक्त पहले एक तूफान ओखी आया था, और वो मैंने कोई तैयारी नहीं की है तो दिमाग में जो है वही बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओखी तूफान समंदर के 500 माइल्स अंदर आया, 500 माइल्स वो अंदर आया, समंदर तट पे नहीं आया। उसके बावजूद उसमें 500 लोगों की मौत हुई। राइट, अब सोचो कि ईस्ट कोस्ट में हम इसलिए खुशकिस्मत हैं कि बहुत सारे तूफान आते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट बहुत ही कम लोग हैं उसमें बसे हुए। तो समंदर में अगर तूफान आता है तो तट पर कम लोग रह रहे हैं, तट से 10 किलोमीटर अंदर रहते हैं, 12 किलोमीटर अंदर रहते हैं, 20 किलोमीटर अंदर रहते हैं। लेकिन आप केरला, गोवा, अपने से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं भी गए तो उन्होंने कम से कम तस्वीरें देखी, वहां तो तट पर ही लोग रहते हैं। तो अगर ये तूफान वेस्ट कोस्ट में आने शुरू हो जाएंगे तो कितना जन की नुकसान होगी, कितना व्यवसाय का नुकसान होगा। बॉम्बे जैसे शहर डूब जाएंगे, गोवा जैसे शहरों का जहां व्यवसायिक है, इतना पर्यटन का नुकसान होगा। केरला में तो पहले तूफान ने बताया कि मैं समंदर के अंदर 500 लोग मार सकता हूं, तो अगर वो तट पर आ गया होता केरल में, कितनी तबाही होती। तो इस तरह से भारत की जो आबादी है उसका कोई 25% के आसपास इन तटों पर रहता है और अपनी जीविका के लिए निर्भर है। तो बार बार आने वाले तूफान क्या करते हैं, या जो आपदा, अभी तो मैंने सूखे की बात नहीं की, बाढ़ की बात ही नहीं की, मैं कभी चक्रवाती तूफानों की बात कर रहा हूँ। ये हमारी इतना नुकसान करता है बार बार कि हमको बार बार अपनी पैसा वहां खर्च करना पड़ता है, जो आपकी जीडीपी पर असर डालता है। ऐसे ही सूखा होता है, बार बार होने वाला सूखा, जिसे आपने देखा होगा पिछले साल 2019 में जुलाई में बिहार में इतना ज्यादा लू चल रही थी, और उसके बाद आपको पता होगा वहां बाढ़ आ गई। कि ये सब क्लाइमेट चेंज के जो असर है वो दिखाई दे रहे हैं। और ये मैं केवल एक किसी एनजीओ के कहने पे या किसी एक व्यक्ति के कहने पे नहीं कह रहा हूं, आप आईपीसीसी की रिपोर्ट्स पढ़िए, जो बहुत ही वेल रिसर्च और रिव्यू होती है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, वो लगातार कहती आ रही है, और कंसिस्टेंसी में है, वो रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंसी है। उन्होंने जो आज से 20 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। तो उनका कहना है कि 2050 तक पूरी दुनिया में कार्बन न्यूट्रल होने की जरूरत है, यानी जितना कार्बन आप इमिशन कर रहे हैं उतना आप इमिशन को कट करने के लायक ऑक्सीजन और इस तरह की चीजें हमें पैदा करनी होंगी, ऑक्सीजन भी छोड़नी, ताकि नेट कार्बन इमिशन 0 होना चाहिए। वरना इस दुनिया का 2070-2080 के बाद कोई भविष्य है नहीं। राइट, तो अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि बहुत अतिशयोक्ति है, लेकिन उसके परिणाम तो अभी से आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो जूनोटिक बीमारियों का असर, जैसे कोरोना अभी आया है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, ये मानवता को चेतावनी है कि आप ये सोचते हो कि हर चीज में काबू कर लूंगा। जो प्रवृत्ति है, मैं आपके मैदानी इलाकों वाले हिस्से में आऊंगा, माफ कीजिए थोड़ा लंबा हो रहा है आंसर, वो ये
कि ये जो सोच है कि हर चीज को हम प्रकृति को कंट्रोल कर लेंगे, वो ऐसा होता नहीं है। नदी है, बरसात है, बाढ़ है, चक्रवाती तूफान है, ये अपनी जगह रिक्लेम करते हैं, तो आपको इनको अपनी जगह देनी पड़ती है। तो आप नदी पर कब्जा करेंगे, नदी अपनी जगह रिक्लेम करेगी। तो बाढ़ से लड़ने के लिए भी जो नई रणनीति बताई जा रही है, वो कहा जा रहा है कि आप बाढ़ को ये मत सोचो कि नदी आपके हिसाब से चलेगी, आपको अपने को उसके हिसाब से बनाना होगा। तो ऐसे करके जो रणनीति बनाई जाएगी, तो तात्कालिक प्रभाव उसका भले ही आपको लगेगा अच्छा हम एक फैक्ट्री कम खड़ी कर पाए, लेकिन आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि जो विनाशशीला है वो इतना काबू हुई कि उससे आपका जो जीडीपी या आपकी जो विकास है उसको पॉजिटिव थ्रस्ट मिला है। मैदानी इलाकों में आप लोग ज्यादातर रहते हैं। उन्होंने कहा देखो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ जन्म से अपने, लेकिन आप सोचिए कि उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियां हिंदुस्तान के 40% आबादी को तो कैटर करती ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो हिमालय से निकल रहा है वो पहाड़ का नहीं है, मैदान का नहीं है, और जो मैदान में है वो पहाड़ का नहीं है। एक सिंगल यूनिट भी है और अलग अलग भी काम करती है, राइट। तो जैसे मैंग्रोव्स की, अच्छा कई लोगों ने कहा आपको ऐसे समझ अपनी डेवलप, कई लोग कहते हैं जो कि नदियों का पानी समंदर में जा रहा है, ये बहुत मतलब बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट है। अगर कोई आपको शुरू में देगा तो शायद आपने बहुत सारे लोग उसको मान लेंगे, ये तो बर्बादी है, सारे नदियों का पानी रोकना चाहिए, नदी का पानी समंदर में जाना इज ए वेस्ट, ये कहा जाता है। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि नदी का पानी समंदर में जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर नदी समंदर में नहीं जाएगी, नदी समंदर में जाती है तो क्या होता है जानते हैं आप? नदी समंदर में जाती है तो एक नेचुरल प्रोसेस को कंप्लीट करती है। कैसे? कि समंदर में मैंग्रोव होता है जो आपके समंदर को अंदर आने से रोकता है, नदी जाके वहां पर सैलिनिटी को कम करती है, उस नमकीन खारेपन को कम करती है, तो मैंग्रोव जो है बचा रहता है। अगर नदियां समंदर में नहीं जाएंगी और समंदर में जो डेल्टा है उसमें नदी और समंदर की लड़ाई होती है, यानी समंदर अंदर आने की कोशिश करता है, नदी उसे बाहर धकेलने की कोशिश करती है। इसीलिए एक्रेशन और जो इरोजन, ये दो प्रोसेस समंदर में चलते रहती है। अगर आप देखेंगे समंदर में एक जगह तक टूटता है, फिर वो मिट्टी कहीं और जमा होती है और बनता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये दैवी जो एक तरह से कह सकते हैं आप, एक प्राकृतिक जो चीज है ये होती है। तो नदी का समंदर में जाना इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर आप नदी को जाने से रोक देंगे तो धीरे धीरे मैंग्रोव खत्म हो जाएंगे, आपके बड़े बड़े शहर जो हैं वो पानी के अंदर डूबने लगेंगे, सी लेवल राइज जो है ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, पानी जो बरसात होगी उसका कैरेक्टर बदलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो कोस्ट में रहने वाले लोग हों, चाहे वो पठारों में रहने वाले लोग हों, चाहे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हों, चाहे हिमालय में रहने वाले लोग हों, हर जगह का अपना इकोसिस्टम है। लेकिन बायोम जो है वो पूरा एक कोहेसिव यूनिट की तरह भी काम करता है। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि जो हिमालय में हो रहा है वो इलाहाबाद को या भोपाल को असर डाल सकता है, जो भोपाल में हो रहा है वो उत्तराखंड के किसी शहर में असर डाल सकता है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन जितना कठिन सवाल होगा उसको समझाने वाला उतना ही विशेषज्ञ व्यक्ति चाहिए। हो सकता है आपके कुछ सवालों के जवाब मेरे पास ना हो। दर्श और प्रखर पूछ रहे हैं कि पत्रकारिता में निष्पक्षता क्यों नहीं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की अभी कम से कम आप लोग जो जर्नलिज्म में हैं इसकी फिक्र थोड़ा न करें। मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं जब यहाँ बोलूंगा तो मैं आपको उन चीजों से बचने की कोशिश करूंगा जो आगे की खबर। आप अपने उस स्टेप को बाईपास करते हैं जब ये सवाल पूछते हैं कि पत्रकारिता में निष्पक्षता क्यों नहीं। पहला सवाल ये है कि मैं अपने को काबिल बनाऊंगा और मैं एक साउंड जर्नलिस्ट बनूंगा। साउंड जर्नलिस्ट का मतलब मैं खबर को देखिए, हर किसी की अपनी एक विचारधारा होती है, हर किसी की अपनी एक सोच होती है, राइट। लेकिन जर्नलिस्ट का, और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसमें नासमझी की और गलतफहमी की पर्याप्त संभावनाएं हैं, उसको समझिए। जर्नलिस्ट की को एक बात समझना चाहिए, जो हमारे एक गुरुजी हैं वो बताते हैं, डॉक्टर दिलीप सिमियन, वो कहते हैं कि सच जो है वो विचारधारा से ऊपर होता है, राइट। तो आपको कोई चीज अच्छी लग सकती है, जैसे किसान बिल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग की विचारधारा है वो प्रो मार्केट नहीं है, वो मार्केट चाहते हैं मार्केट्स, और वो ये बात बहुत हद तक मैं भी मानता हूं कि मार्केट्स डोंट वर्क इन फेवर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मार्केट कंपनियों के फेवर में काम करते हैं। नॉम चॉम्स्की एक बहुत बड़े थिंकर हुए, उन्होंने कहा था कि फ्री मार्केट, जो बात आप कहते हैं, फ्री मार्केट जैसी कोई चीज नहीं होती। फ्री मार्केट इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसे सरकार कंट्रोल नहीं कर रही पर कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन अब आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे आर्टिकल, एक हमारे सहयोगी अनिंदु चक्रवर्ती ने लिखा है, इसलिए मैंने उसे ट्वीट भी किया था, उस आर्टिकल को आप जाके पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने सारे पक्षों को उसके कवर करते हुए लिखा कि इसमें ये ठीक है और ये गलत है और कहीं सच बीच में होता है, राइट। तो अब जो लोग देखिए, एक तो निष्पक्षता और न होना, अब तो बात बहुत आगे निकल गई है, अब तो निर्लज्जता वाली बात चल रही है कई जगहों में, ठीक है। तो वो एक पक्ष है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं अभी उससे आपसे उस चीज के बारे में बात करूंगा तो आपका दिमाग विशिएट होगा या वो कमजोर होगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें अपनी ताकत को डेवलप करने में, कि मैं पढ़ूंगा, मैं अध्ययन करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा, मैं अपनी जानकारी को बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगी, और उसके बाद ये कोशिश करूंगा या करूंगी कि एक अच्छा पत्रकार बन सके। तो उसके लिए जरूरी है कि आप संविधान के हिसाब से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, 22 सॉरी। तो आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 बोलने की आजादी का अधिकार विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। 21, 22 लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार, राइट। तो अब इन चीजों को पढ़ के आप अपनी खबर को इस कसौटी पर कसें और उसके बाद उस रिपोर्टिंग को करें। अपनी जो सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है, उसको किनारे रखें, क्योंकि सच जो है आपकी विचारधारा से ऊपर होगा। कई चीजें आपको पसंद नहीं होंगी, लेकिन सच वो नहीं होगा, सच उसको चैलेंज कर रहा होगा, तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। वहां आपकी निष्पक्षता है, वहां आपकी निष्पक्षता का माना। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत खुल के बताता हूँ, बिहार इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, माना आपको भेजा जाए, आप मन से चाहते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी जीत जाए, राइट, लेकिन आपको ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है कि सच्चाई ऐसी नहीं है। तो दैट जो आपकी विशफुल थिंकिंग है, इट शुड नॉट कलर योर रिपोर्टिंग। नो, आपको पर्सपेक्टिव में चीजों को बताना पड़ेगा, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग को आपकी विशफुल थिंकिंग कवर न करे। ये आपकी, और मैं कह रहा हूं ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। तो ये आपको तय करना होगा कि आपकी जो सदिच्छा है, आपकी जो इच्छा है, वो आपके लेखन को और आपकी रिपोर्टिंग को प्रभावित न करे, और आपको जो दिख रहा है आप वो रिपोर्ट करें। यही निष्पक्षता के बारे में अभी आज की डेट में इतना ही कहूंगा आपसे। सर, नेहा वर्मा पूछ रही है कि जब सारे चैनल कुछ भी दिखा रहे हैं तो हम किस पे भरोसा करें? मैं फिर एक बार कहूंगा कि मैंने जो अपना 10-12 मिनट जो बोला है, आप लोग उस पर बिल्कुल भी मुझे लगता है इंटरेस्ट आपका नहीं, आपका इंटरेस्ट फिर वो टीवी चैनलों को लेकर है। टीवी चैनल जो कर रहे हैं वास्तव में वो बहुत ही चिंताजनक है। मतलब बहुत ही चिंताजनक क्या है कि आप सोचिए कि इट्स वेरी डार्क एज ऑफ टेलीविजन। हाँ, इवन जो बहुत अच्छे चैनल माने जा रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा गिरावट है और वो है। लेकिन भरोसा करने की बात क्या है, आप मीडियम बदलिए पढ़ने के लिए, और चीजें ढूंढिए, और अपने आप को मैं क्या कहूं उसको, आई कैन सेंड यू रीडिंग लिस्ट। मैं आपको कुछ जगहों के कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बता सकता हूं जिनको आप पढ़ सकते हैं और अपने सोर्सेज से कंफर्म करें। तो टीवी तो फिलहाल देखना मुझे लगता है अपने आप को एक तरह से सराहने का माध्यम है। तो टीवी जितना हो सके, मैं ये चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद है, पत्रकार अभी बनना चाहते हैं, वो कम देखें या न देखें, क्योंकि टेलीविजन इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग which can enrich you, जो आपको समृद्ध कर सकता है, वो टेलीविजन से नहीं मिल रहा है। मेरे घर में अगर आपको दिख रहा है, मेरे पीछे टीवी खाली लटका हुआ है, इसमें कभी न्यूज तो लगती नहीं। अगर कुछ देखते हैं परिवार के दूसरे सदस्य तो एंटरटेनमेंट वगैरह देखते हैं, लेकिन न्यूज एक ऐसी चीज है, सोशल मीडिया से आपके सामने फिर जाती है, आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खबरों से आप हटें, पर टेलीविजन मुझे नहीं लगता मैडम कि कोई भी टेलीविजन आपको न्यूज ऐसी दे रहा है या वो कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ झलक है, कुछ, फिर मैं अगर उन लोगों के नाम लूंगा तो हो सकता है मुझ पर पक्षपात का आरोप लगे। कुछ पत्रकार हैं जो स्पॉलिटिकली अलग अलग टेलीविजन की बहुत पावरफुल रिपोर्ट्स निकाल के ला रहे हैं, तो वो उसको देखना होगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं। अभी 1-1.5 साल का वक्त तो कम से कम आपके सभी के पास 2 साल का वक्त है कि आप काम शुरू कर सकें। आदर्श कह रहे हैं कि हम पर्यावरण के सुधार के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की बात करते हैं, पर उनके मुकाबले बिना जाने या जानकर हम नुकसान अधिक कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे प्रयास खुद को संतोष देने के लिए है या वाकई उनका कुछ असर होता है, और ऐसे में पर्यावरण पत्रकारिता की प्रक्रिया क्या होती है? इस सवाल के एक हिस्से से मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जैसे ऐसा है कि पर्यावरण के बारे में लोग ना प्लांटेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम थोड़ा प्लांटेशन के बारे में बात करें। प्लांटेशन कई बार एक सेकंड सर, इसी में एक सवाल और भी जोड़ सकते हैं। जैसे वो एक सुजीत पूछ रहे हैं कि सरकारी परियोजनाओं से भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, जैसे 4 धाम परियोजना जिसके बारे में लगातार आप लिख भी रहे हैं, उस विकास में पर्यावरण में संतुलन कैसे बनाया जाए और पत्रकारिता कैसे की जाए? मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है और उन लोगों से जानना जरूरी है जो विषय को जानकार है, विषय के ऐसे जानकार है जो जमीन पर जीते हैं उसे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक सेकंड थोड़ा पानी पीजिए और गर्म कर दीजिए। तो प्लांटेशन की बात करते हैं, जो इन्होंने बात की, मैं उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगा और इसका प्लांटेशन कर दूंगा तो वो भरपाई हो जाएगी, पर प्लांटेशन
बहुत कई बार ऐसा होता है वर्चुअल डेजर्ट आप खड़ा करते हैं, एक रेगिस्तान ही बनाते हैं, हरे रंग का रेगिस्तान आपने बना दिया। जंगल जो बनता है वो कई सदियों में बनता है, बहुत लंबे वक्त के बाद पैदा होता है। जैसे एक उदाहरण जो दिल्ली, मैं माफी, आप लोग दिल्ली के आसपास नहीं है, अभी मैंने एक रिपोर्ट की है जो कुछ वक्त में आप होगी। यहाँ पर मांगरबनी का जंगल है दिल्ली के पास, हरियाणा में, और यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ठीक है। तो जब लोगों ने बसाया तो उन्होंने वहां पर प्लांटेशन नहीं किया, उन्होंने ये अध्ययन किया कि अरावली में क्या चीजें होती थी और उस तरीके के पौधे लाके वहां उसी तरह का जंगल खड़ा करने की कोशिश की, और वो बहुत समृद्ध जंगल बन रहा है धीरे धीरे। अब कल सरकार कहे कि हमें यहाँ से एक हाईवे निकालना है, जो कि वो चाह रही है, और हम उसकी जगह प्लांटेशन करेंगे, तो वो कभी उसका रिप्लेसमेंट कर नहीं सकता है, क्योंकि जंगल में क्या होता है, झरने होते हैं, जंगल में पानी होता है, जंगल में कीड़े मकोड़े होते हैं। सबसे बड़ा जो पैरामीटर है जो आपको बताता है कि कोई जंगल कितना समृद्ध है, वो है उसकी इंसेक्ट वैरायटी, कितने तरह के कीड़े वहां पर हैं, वहां पर कितने तरह के सांप हैं, वहां पर रेप्टाइल्स मतलब कितने हैं, वहां पर बर्ड्स कितनी हैं, वहां पर फिर उसके बाद आता है कि वहां एम्फीबियन कितने हैं। ये बहुत लंबे वक्त में पैदा होता है। तो आप ये कहिए कि मैं जंगल को काट रहा हूं, उसके अगर पेड़ लगा रहा हूं, पर आप ये मत कहिए कि मैं उसकी भरपाई कर रहा हूं जो नुकसान है। और कई जगह आपने देखा होगा दुनिया जहान में, अमितेश, अभी क्या हो रहा है, जो मोनोकल्चर फॉरेस्ट जो लगा दिए गए पहले गलती से, उन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि वो नुकसान कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा आपका नुकसान कर रहे हैं कि वो उनको फिर अब हटा के, जैसे माना आप यूकेलिप्टस का एक जमाने में बहुत हुआ, जैसे हमारे पहाड़ में आप जाइएगा तो वहां देवदार का जंगल भी है, वहां पर ओक का फॉरेस्ट भी है जिसे बांज कहा जाता है, वहां सुरमई के पेड़ भी होते हैं, वहां चीड़ भी होता है। तो इस बात को लेकर हमेशा एक लड़ाई चलती है कि चीड़ का होना बहुत गलत है, चीड़ से आग लगती है, चीड़ ये है। पर चीड़ का अध्ययन करने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिसके बारे में आपको शायद पहले पता ना हो। तो उन चीजों को समझना और जानना जरूरी है। पर जिन लोगों ने सवाल पूछा है कि सरकारी परियोजनाएं नुकसान कर रही हैं, चारधाम यात्रा का जिन्होंने नाम लिया, चारधाम यात्रा तो क्या है, ये बर्बादी क्या है, बर्बादी स्कैम है, पूरा एक भ्रष्टाचार का है। कोई भी नुकसान एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको ये भी जानना पड़ेगा, कुछ भी गलत होता है ना कहीं पर भी, तो उसके पीछे भ्रष्टाचार वजह है, उसको खोजना है। भ्रष्टाचार अगर हटा दिया जाए उसके बाद कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुए थे 1993 में, उसके पीछे क्या था, आप पढ़ लीजिए। उसके पीछे यही था कि जो लोग अथॉरिटीज में बैठे हुए हैं, पुलिस में बैठे हुए हैं, उन लोगों के मिली भगत थी या उन लोगों की गलत, उससे ही वो सारा आरडीएक्स जो है भीतर आया। अगर आप सोचिए कि हर पुलिस वाला और हर जो है जो एजेंसी में काम करने वाला ईमानदारी से काम करे तो कैसे अपराध हो सकता है। तो आप कहेंगे पुलिस वाले कहते हैं हमारी संख्या बहुत कम है, हम बहुत दबे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा मुश्किल में काम करते हैं। एक बात बताइए, पुलिस अपने सामने अपराध होते हुए देखती है और कुछ नहीं करती है। अगर पुलिस पहले दिन पहले अपराधी को पकड़ के अंदर कर दे, ठीक है, और उसको कोर्ट की प्रोसेस के तहत उस पर कार्रवाई करे, तो 10 लोगों की हिम्मत नहीं होगी। पुलिस वालों की कई गिरोह जो हैं, ये बातें सामने आते रही हैं, उनकी जो मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ये जो गिरोह होते हैं उनकी शह पे काम करते हैं, उनकी ढिलाई की वजह से उनकी हिम्मत बढ़ती है। अगर वो काम करना शुरू करते हैं तो कम पुलिस वालों में भी ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो ये बात वो बताते हैं मुझे जो लोग वास्तव में अपराध को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत करीबी नजर है, राइट। तो ये अपराध जो भ्रष्टाचार है ना, वो तो चारधाम यात्रा मार्ग जो है वो भी एक तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का रास्ता खोलता है। आप पहाड़ को सीधे वर्टिकली काट रहे हैं, इतने हिमालय के सेंसिटिव रीजन को, उसको कहां डंप कर रहे हैं, सीधे नदी में। दोनों ही काम गलत है। आप पहाड़ को वर्टिकली नहीं काट सकते, आप पहाड़ को नदी में नहीं गिरा सकते, क्योंकि आप नदी की रिवर बेड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन ऐसे ही भ्रष्टाचार हर महकमे में हो रहे हैं, चाहे आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हों, चाहे आपके सोचिए कि जो पैसा इकट्ठा करना किसी भी योजना के लिए वहां होता हो, हर जगह। और इसलिए देखिए, जब आरटीआई कानून को मजबूत करने की बात होती है तो सरकार सबसे ज्यादा डरती है, वो आरटीआई कानून को मजबूत करने की बात सबसे ज्यादा अनदेखी करती है या नहीं होने देती। तो ये चीजें हैं, तो इसको आपको समझने की जरूरत है। रेखा जोशी पूछ रही है कि प्राकृतिक आपदा में रिपोर्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान देना होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बनी हिंदुस्तान में, आपको मालूम है डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई बहुत स्ट्रक्चर नहीं था ऐसे, लेकिन जब सुनामी आया तो उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी बनाई गई 2005 में। अभी तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत पूरी तरह से काम करती है। तो आपको पहले पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा कि एनडीएमए का क्या काम है,
एनआईडीएम का क्या काम है? एनआईडीएम जो है वो एक थिंक टैंक है, एनडीएमए जो है एक एक्शन लेने वाली अथॉरिटी है। उसके बाद एनडीआरएफ का क्या काम है, पहले आप अध्ययन कीजिए और जानिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन एजेंसियां काम करती हैं। फिर आप डिजास्टर के कारणों पर जाके पता करने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे क्या कम्युनिटी ने कोई डिजास्टर को रोकने के तरीके बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अध्ययन बहुत जरूरी है। मतलब वो पहली बेसिक सीढ़ी है कि ग्लॉफ, आपने नाम नहीं सुना होगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है, ग्लॉफ कहते हैं, GLOF है। ग्लॉफ क्या होता है कि जब आप पहाड़ में ऊंचे ऊपर जाते हैं 14,000 फीट 15,000 फीट में, तो पानी जमने लगता है जाड़ों में, ठीक है। और वो जम के, जैसे पेंगोंग है, लेक है जहां पर अभी लड़ाई चल रही है, वो भी क्या है, जाड़ों में जम जाती है? कोई भी लेक पहाड़ में, हिमालय में जो है ऊंचाई में जम जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो गर्मियों में पिघलती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। कई बार जगह टूरिस्ट जाते भी हैं, कई जगह नहीं जा पाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि एवलांचेस आते हैं ऊपर से और वो उस लेक पे गिरते हैं, या उस लेक में पानी की ओवरलोडिंग इतनी हो जाती है कभी भी फट सकती है। अब ये डिजास्टर के लिए परफेक्ट रेसिपी तैयार है। इसको रोकने के लिए तरीके बनाए गए हैं, उसे कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है, फ्लड। कैसे इसको रोका जाए? तो कई लोग क्या किया है, सिक्किम में प्रयोग किया गया है या और जगह भी किया गया होगा, मुझे सिक्किम का मालूम है। उसमें उसको डिफ्यूज करने के लिए वो पाइप्स लगा के वो एक ऐसा आउटलेट बना देते हैं कि एक लेवल से ज्यादा पानी जमा ही ना हो, ठीक है, और पानी बाहर निकल जाए। तो हाइड्रोलॉजी अगर आप समझेंगे, ऐसे कटोरा है और उसमें पानी भरा हुआ है, जब तक कि वो उसकी स्ट्रेंथ जो है, पानी के जो थ्रस्ट है उससे ज्यादा रहेगी, तब तक वो झील टूटेगी नहीं। लेकिन जैसे ही उस पर अगर मानो ऊपर से कोई एवलांच आ गया, जिससे ये ऐसा काम कब हुआ था, केदारनाथ जब हुआ था 2013 में। केदारनाथ त्रासदी आने में क्या था, 2-3 रीजन थे कि उस साल बरफ बहुत ज्यादा पड़ी थी जनवरी में, और फिर बहुत तेजी से पिघलना शुरू हुआ, तो नदी मंदाकिनी, सरस्वती जो वहां पर नदियां बहती हैं, पानी बहुत बढ़ गया। फिर बरसात, मानसून जल्दी आ गया, लगातार बारिश हो रही थी, राइट, उसका अलग रीजन है। तीसरा क्या हुआ कि चौराबाड़ी लेक है हिमालय, उसके केदारनाथ टेम्पल के ऊपर, उस पर बहुत बड़ा एवलांच आया और वो लेक बर्स्ट हो गई। उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो थर्ड पोल पे आप पढ़ सकते हैं, उसका नाम है डेथ ऑफ ए किलर लेक। मेरे नाम से सर्च करने से, थर्ड पोल लिखने से आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बताया है कि कितना पर मिनट कितना पानी वहां से रिलीज हुआ, कितने लीटर पानी रिलीज हुआ, और उसने बहुत बड़ा एक फ्लड बनाने में, अकेला फैक्टर नहीं था, बाकी फैक्टर्स के साथ मिलकर उसने एक डेडली थ्रस्ट दिया उसको। तो इन सब चीजों का आप अध्ययन करेंगे और दुनिया जहान के बाहर के जो राइटर्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नदियां क्यों अपना रास्ता तोड़ते हुए शहरों में घुस आती हैं, क्योंकि नदियां तो अपनी जगह में बह रही हैं, नदी कभी शहर में नहीं आएगी। इसी तरह से आपको मालूम है कि दिल्ली जहां पर है, आपका शहर जहां पर है, वहां पहले सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, कोई भी शहर। लेकिन हमने क्या किया, तो जैसा भी, तो ये क्या होता था, जबकि जब बाढ़ आती थी तो ये जगहें जो थी, जो तालाब हुआ करते थे, ये एक तरह से ड्रेनेज थे उसके, आके पानी वहां जमा हो जाता था, शहर में किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप आज गोरखपुर चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आप मेरे शहर उत्तराखंड में चले जाएं, या कहीं भी, वहां लोगों ने क्या किया, वहां या तो वेस्ट डंपिंग की जगह बना दी है, वहां पॉलिथीन और ये सब वेस्ट डंप कर दिया है उन जगहों में, या फिर वहां पर लोगों ने अपने घर बना दिए। तो इससे क्या हुआ है वहां पर कि पूरा का पूरा एक जो पानी को सोखने का या पानी को इकट्ठा करने की वाटर बॉडीज है, वो खत्म हो गई है। अब जब बाढ़ आती है तो वो क्या करती है, वो उन्हीं जगहों में तो है, पानी तो वहीं आ रहा है, लेकिन वहां आपका घर बना हुआ है, तो इसलिए बाढ़ इतनी ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है। और अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यानी बारिश के दिन कम हुए हैं, पर बारिश का जो गिरने का पर आवर बढ़ गया है। तो ये चीजें जो है आपको समझना पड़ेगा, और ये पढ़ने के लिए इतना मटेरियल उपलब्ध है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और आपका वो खत्म नहीं होगा मटेरियल। तो ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन आपको उस बहस से थोड़ी देर के लिए अपने को काटना होगा कि टीवी में कौन क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप ये मान के चलो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती फिलहाल अगले 1-1.5 साल, तो देन आपकी सोचने का तरीका है वो बेहतर बनेगा। अमिता यादव पूछ रही है कि देयर आर लॉट्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन आवर कंट्री as there is external coast, coral reefs, Sundarban Delta ecosystem, mangroves forest. Why these topics are not raised through media? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें कवर नहीं की जा रही है, लिखा नहीं जा रहा, बहुत प्रचुरता से इस पर लिखा जा रहा है। लेकिन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इसको नहीं कवर कर रहा है, इसलिए लग रहा है कि ऐसा कवर नहीं होता। जो आपने सुंदरवन की बात की, इस पे मेरी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर हो सके तो मैं और अमितेश कोशिश करेंगे उसको निकाल के आपको दिखाएं। जो बात आप कह रहे हैं हमने पूरा उसमें कवर किया। सुंदरवन को बहुत सारे बच्चों को यहाँ मालूम नहीं होगा,
आपको मालूम है सुंदरबन को सुंदरबन कहते ही इसलिए क्योंकि वहां मैंग्रोव का इतना घना जंगल है और वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और मैंने वहां जाके कवर किया था इंडिया के सुंदरबन में बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बिखरा हुआ है सुंदरबन। इंडिया में जो सुंदरबन है वो केवल 1/3 है, 30% है। बाकी 70% सुंदरबन जो है 65-70% वो बांग्लादेश में है। इंडिया के तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां जो मैंग्रोव होते हैं उनको वहां की लोकल भाषा में सुंदरी कहा जाता है और उसी सुंदरी की वजह से उनका नाम सुंदरबन है, उस जंगल का। तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में लिखा नहीं गया है, बहुत लिखा गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कवर नहीं करता है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो टीआरपी ड्रिवन है और टीआरपी ड्रिवन होने की वजह से क्या होता है, अभी इस पर हमने एक रिसर्च किया था, मैंने और एक आर्टिकल लिखा था। तो न्यूज लॉन्ड्री के जो सीईओ हैं अभिनंदन छेत्री, उन्होंने मुझे बताया कि मार्केट में लीडर टेक्स ऑल का लॉजिक चलता है। यानी मार्केट में ऐसा नहीं होता है जो नंबर 1 है वो 25% मार्केट शेयर है, फिर नंबर 2 का 20% मार्केट शेयर है, नंबर 3 का 15% मार्केट शेयर। नंबर 1 जो है, चाहे वो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल हो, चाहे कोई स्टार हो या कुछ और हो, वो पूरा चंक ले जाता है। यानी जो नंबर 1 होगा वो 50-60% मार्केट शेयर ले जाता है। तो शुरू के 2 या 3 जब तक में आप नहीं होंगे तो तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसलिए टीवी चैनलों में, न्यूज में भी यही रवायत हो गई है कि शुरू में अगर आप शुरू के 2 चैनल में नहीं है, 1 और 2, आप घाटे में, तो वो लोग कभी इन चीजों को नहीं दिखाते कि ये नीश मार्केट है, इसको आप देखोगे मैं देखूंगा। इसको आम जनता देखना ऐसा नहीं है पसंद नहीं करती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, उनके एडवर्टाइजर को ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है बहुत कम लोग देखते हैं, तो वो रियलिटी टीवी दिखाते हैं। जैसे अभी अभिषेक ने, इन्होंने, अमितेश ने कहा कि मैं चीज नहीं पूछ रहा हूँ ऐसे सवाल, लेकिन जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब मैं अभी दे रहा हूँ, एक ही आंसर में आ रहा है। वो ये है कि वो वही दिखाएंगे जो रियलिटी टेलीविजन होगा। और रियलिटी टेलीविजन क्या होता है कि आप जिसमें मुक्का मुक्की हो, जिसमें मारधाड़ हो, चाहे उसमें सच्चाई ना हो और फेक ना हो। तो अभी जो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अब बात खुल के सामने आ गई है और सबको मालूम है ये बात कि फेसबुक क्या कर रहा है, ट्विटर क्या कर रहा है, और जो सोशल डायलिमा डॉक्यूमेंट्री आई नेटफ्लिक्स में, उसमें बात खुल के सामने आ गई कि फेक न्यूज जो है बहुत पैसा दे रही है, बहुत कमाऊ दुधारू गाय है, राइट। तो लोग फेक न्यूज को बढ़ाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई दिखाना पसंद है। सच बहुत बोरिंग है। उस डॉक्यूमेंट्री में कहता है वो आदमी कि वी आर टोल्ड दैट ट्रुथ इज वेरी बोरिंग। हमें बताया जाता है कि ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो बोरिंग है, वो बिक नहीं रही है, नहीं झूठ बिक रहा है, ठीक है। और इसमें एक कहावत भी है, एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा, विदेश आपको अगर नाम याद आए तो बताना, उन्होंने लिखा है कि जब सच खड़ा होता है ना सवेरे, तो झूठ बाजार का पूरा एक चक्कर लगा के आ चुका होता है। यानी झूठ जो है वो बहुत तेजी से फैलने की उसकी आदत होती है और लोग उसे पसंद करते हैं जानना, है ना। तो अभी मैं ही बोल रहा हूँ, अगर इस पे बात करना शुरू कर दूं टीवी पे और ये तमाम, मैं किसी एंकर का नाम नहीं लेना चाहता, तो आप बहुत मजे में सुनेंगे और आपको अच्छा भी। लेकिन जब मैं आपसे बहुत गंभीर विषय की बात में, आपको लगा है क्या हमने सोचा था ये बात करेंगे, लेकिन ये तो कुछ और बात कर रहा है। तो ये झूठ और सच के बीच का अंतर है ना। जैसे कहते हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच में रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। झूठ को आप कितना भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, झूठ की कोई, वो तो अमीबा की तरह है, लेकिन सच का बहुत को एक आकृति होगी, अगर आप जरा सी भी बदलेंगे फिर सच नहीं रहेगा। डेफिनेट होता है और झूठ तो अनंत होता है। हाँ, और वो बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, सच उतनी तेजी से ट्रेवल नहीं करता है। आप झूठ बोलिए, आप जल्दी अभी कुछ भी फटाफट रीट्वीट शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी को केटर कर रहा होगा, किसी के इंटरेस्ट को। और झूठ क्या होगा कि आपको कन्विक्शन को चैलेंज कर रहा होगा। ये झूठ और सच में है प्रॉब्लम है। ओके, अगला सवाल आशुतोष गुप्ता का है कि क्या हम एक पर्यावरण संसाधनों से परिपूर्ण विकासशील देश बनने की बजाय दूसरे देशों को देखकर विकसित और पर्यावरण संसाधनों से अपूर्ण देश बनने को प्राथमिकता दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये सवाल मैं इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूं क्योंकि, एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ, कॉल तो नहीं मिस हुई। ओके, तो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल इस बात को सामने लाता है या हमारा ध्यान खींचता है इस बात पे बहस करने का कि एसेट सिर्फ बड़ी बड़ी कार कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ही नहीं है। एसेट आपका एक झरना भी है, एसेट आपका एक घना जंगल भी है, एसेट एक खिलखिलाती हुई नदी भी है। वो एसेट हैं आपके। और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से अगर मैं उम्मीद करता हूं अगर कुछ लोग झारखंड के हों आपके, तो वो देखेंगे पश्चिम सिंहभूम में एक बहुत घना जंगल है साल का, जिसे सारंडा फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैं करीब 2009-10 में सारंडा गया था और सारंडा में मैंने देखा और वहां मुझे बताया लोगों ने कि वहां इतनी घनी जो है मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं और उनका मार्केट इतना बड़ा है कि अगर आप उससे डेवलप करना शुरू करें तो आप कितना बड़ा बाजार पैदा कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है कि वहीं पर कोयला भी है नीचे उसके। अब कोयले की इकोनॉमी आप देखिए
कि कोयला जो है पूरी दुनिया में साबित हो रहा है कि कोयला आपको एक तो आपको सबसे बड़ा पोल्यूटिंग फ्यूल है, वो आपके फेफड़े खराब कर रहा है नंबर 1, आपके बच्चों को खत्म कर रहा है नंबर 2, और वो एक बहुत ही महंगी बिजली है जिसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है, अभी आपने देखा होगा, वो नई नई कोयला खदानें खोल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन कोयला खदानों को कंपनियों के पास आने से कंपनियों की बैलेंस शीट इन्फ्लेट होती है, और कंपनियां उस बैलेंस शीट को इन्फ्लेट करके बैंकों से लोन लेती हैं, और फिर उन पे खुदाई नहीं करती है, खनन नहीं करती है, और वो उनकी संपत्ति का हिस्सा बन जाता है। आपको मालूम होगा कि जो कोल स्कैम हुआ था वो क्या था? कोल स्कैम यही तो था कि 208 कोयले की खदानें ये खोली गई इस बात पे कि सीमेंट, पावर और जो स्टील है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें कोयला चाहिए, कोयला चाहिए, कोयला चाहिए। तो कंपनियों ने कहा, तो सरकार ने स्टील, तो आपको मालूम है उसमें से केवल 40 खदानों के आसपास खदान में खनन शुरू हुआ, बाकी किसी ने खनन नहीं किया। और भारत की सरकारी कोल कंपनी जो थी कोल इंडिया लिमिटेड, उसने 2 मिलियन टन से अपना लगभग प्रोडक्शन बढ़ा के उसी उतने ही वक्त में 1990 से लेकर 2010 तक इस दौरान अपना डबल किया प्रोडक्शन, 2 मिलियन टन से 4.2 मिलियन टन किया। लेकिन मीडिया में क्या खबर आती है कि सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड बिल्कुल जो है वो बर्बाद कंपनी है, प्राइवेट कंपनियों को दो, वो बहुत अच्छा काम करेगी। क्योंकि सच्चाई क्या है कि प्राइवेट कंपनियां तो खनन कर ही नहीं रही थी, उनको 30 साल का वक्त दिया। खनन कौन कर रहा था? खनन सरकारी कंपनी कर रही थी। अभी बताइए आप कि इसी पे मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, जो अमितेश, इस सवाल को थोड़ा सा वक्त दूंगा कि इसमें ये है कि जो तो हमेशा बताया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम करता है, प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप देखिए, जब कोई डेंगू फैलता है, स्वाइन फ्लू फैलता है, कोरोना फैलता है, कौन से अस्पताल काम करते हैं जान बचाने के लिए गरीबों की खास तौर से, और जहां लुटाई नहीं होती है, लूट नहीं होती है? सरकारी अस्पताल। जर्नलिज्म का सबसे अच्छा स्कूल कौन माना जाता है? जामिया या IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, जो कि सरकारी है। मैनेजमेंट का सबसे अच्छा स्कूल कौन है? सॉरी, इंजीनियरिंग का IIT और इसका IIM, ठीक है। अब आप बात करें मेडिकल का, जो सबसे अंडररेटेड इंस्टीट्यूट है, जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, अगेन नेहरूवियन एरा में बना हुआ, एम्स, ठीक है। एम्स में आप जाएंगे, आप बिना पैसे के, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया, इफेक्टिव, वैसे तो कहने को कई एम्स बना दिए, लेकिन जो वास्तव में फंक्शनल एम्स है वो केवल एक है। इसी तरह से अब आप आ जाइए तेल कंपनियों में। तेल कंपनियां, क्या प्राइवेट तेल कंपनियां अच्छा काम कर रही है सरकारी? तो इसका भी पता कर लीजिए। अगर ऐसा ही है ना, तो सरकारी कंपनियों को सरकार क्यों बेच रही है? वो तो प्रॉफिट कमा के दे रही है आपको, है ना। तो सरकारी सेक्टर जो है, और ये बात आपको आगे भी लगेगा, आगे भी देखो, ये बात इंडिया तक सीमित नहीं है, ये बात अमेरिका में भी है। 2008 में एक मूवी है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए, और वो उपलब्ध है आराम से, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। उसका नाम है इनसाइड जॉब। इनसाइड जॉब में आपको पता चलता है उस मूवी में कि कैसे सरकारी बैंकों को खत्म करके प्राइवेट बैंकों में, मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या घोटाला हो रहा था, जिसके कारण सबप्राइम क्राइसिस अमेरिका में पैदा हुआ। तो वो सारी चीजों को आपको, ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखनी पड़ेंगी, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। तो एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि पूंजीवाद जो है ना, वो हमेशा बहुत शेखी बघारता है, लेकिन जब वो गिरता है तो उसको पब्लिक के पैसे से ही बेल आउट किया जाता है। तो हमेशा जब भी बैंक डूबते हैं, तो बैंक जब डूबते हैं तो कौन बचाता है? उन्हें पब्लिक बचाती है, पब्लिक के पैसे बच जाते हैं। तो वो क्या है? वो पूंजीवाद है या वो साम्यवाद है? राइट। तो इस बात को हमें समझना होगा कि बहुत सारे, अब इसके कहने का मतलब ये नहीं कि आप कल कहो कि ये तो साम्यवादी बात कर रहा है। बात ये है कि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, तो फैक्ट आप उठा के देख लीजिए। जब भी नुकसान होता है तो बेल आउट पब्लिक में नहीं करेगी, लेकिन जब प्रॉफिट होता है, तो नॉम चॉम्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, उन्होंने कहा था इन ए फ्री मार्केट प्रॉफिट इज प्राइवेट एंड लॉस इज पब्लिक। तो जब प्रॉफिट होता है तो वो प्राइवेट होगा, वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए LIC जो है, जब मार्केट डूबता है तो LIC मार्केट में खरीदारी करके मार्केट को उठाती है और बचाती है, सरकार को डिविडेंड देती है, हर साल करोड़ों के डिविडेंड देती है, लाखों करोड़ के डिविडेंड, ट्रिलियंस में उसकी वर्थ है। लेकिन आज सरकार क्या कहती है, हम LIC को बेचेंगे। धीरे धीरे जब आप इन चीजों को बेच देंगे तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? उसी तरह जंगल झरनों की भी कहानी, ये ऐसे एसेट हैं जो सबको पानी देता है। झरना किसी को रोकता थोड़ी, सबको पानी देता है। पेड़ सबको ऑक्सीजन देता है। जिस दिन पेड़ ऑक्सीजन देने के पैसे मांगने लगेगा, उस दिन उसकी वैल्यू आप महसूस करने लगेंगे। तो ये चीजें जो है आपस में बड़ी करीब से जुड़ी हुई है, और इसको आपको समझने की जरूरत है। कृष्णा एक सवाल पूछ रही है कि अभी सरकार द्वारा जो कृषि बिल पास किया गया है, उसको पर्यावरण खबर के अंतर्गत अगर रिपोर्ट करना चाहें तो कैसे करें? एग्रीकल्चर, आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर एक्चुअली पर्यावरण के साथ देखेंगे तो उसका एक संघर्ष है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, वो बहुत
ग्रीन हाउस गैस इमिशन का कारण है। तो एक पर्यावरणविद के लिए एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी साइट नहीं है। तो हमारे लिए जो है, जो ऑक्सीजन पैदा करने वाली जो वनस्पतियां हैं वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है धान हमारे लिए जो है, पैडी जो है वो बहुत मीथेन वो या जो ये करते हैं ना, जुगाली करते हैं जानवर, वो भी उससे भी बहुत सारा, या जो मीट इंडस्ट्री है वो भी बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, क्योंकि उसमें एनर्जी यूज होती है, बिजली यूज होती है। तो अब आई डोंट नो, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, और या मैं भी आपके सवाल को ठीक समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप ये समझिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर इमिशन का एक हिस्सा तैयार करता है। तो ये भी बहस चल, और बहुत सारी फसल ऐसी हैं जो एक एनवायरमेंटलिस्ट आपको कहेगा उन्हें नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पानी खर्च करती है। ठीक है, तो हमें ऐसी फसलें भी ढूंढनी पड़ रही है जो पानी का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी हमें बचाना है, ऑलरेडी ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो आप इस तरह से उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी जो कृषि बिलों की जो बात चल रही है ना, वो 3 कृषि बिल जो आए हैं उनमें से एक कृषि बिल जो है वो मंडियों को खत्म करता है, दूसरा कृषि बिल जो है, मतलब 3 कृषि बिल अलग अलग अपने उनके एमएसपी को लेकर है, तीसरा जो बिल है वो आप उसे पढ़ सकते हैं, वो बाजार को लेकर है कि किस तरह से बाजार उस पर काम करेगा। तो वो उस नजर से कर सकते हैं, पर्यावरण की नजर से आप उसे कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये डायमेंशन जो मैं दूसरी बोल रहा हूँ कि किसानों का हित और फ्री मार्केट जो है वो उसका बड़ा हिस्सा है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, प्रखर का सवाल है कि कोरोना को मात देने के लिए क्या लॉकडाउन ही एकमात्र साधन था, और बार बार या ये प्रकृति को एक तरह से रीबूट करने का प्लान है लॉकडाउन, या दूसरा तरीका भी हो सकता है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि हमारे एक मित्र हैं नितिन सेठी, वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के फाउंडर हैं। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव में मैंने भी उनके साथ कुछ काम किया था, लेकिन मूल रिसर्च उन्हीं का था। तो उन्होंने इस बात को बताया कि जिसमें लॉकडाउन हुआ तो सरकार एक तरह से गलत बयानी कर रही थी, सरकार हमें सच नहीं बता रही थी, और हमसे ताली और थाली बजाने को जरूर कहा जा रहा था। लेकिन जो आईसीएमआर के अपने डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, और ये कोई कहीं से सुनी बात नहीं है, ये पेपर पे लिखी हुई बात है, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन एकमात्र तरीका नहीं हो सकता, लॉकडाउन केवल वायरस की स्पीड को कम करेगा। यानी अगर आप लॉकडाउन कर दोगे तो बीमारी बहुत तेजी से नहीं फैलेगी, उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन उस दौरान आपको जो दूसरा हिस्सा करना था वो सरकार ने नहीं किया, वो था कि वायरस को चेस करना, यानी घर घर जाकर झुग्गी झोपड़ियों में, खासतौर से जिन लोगों के पास हाइजीन की बहुत सुविधा नहीं थी और जो जिनके पास हमारी तरह कई कमरे नहीं थे घरों में, उनको ढूंढ के आपको पकड़ के उनको आइडेंटिफाई करना था। तो ये नहीं किया गया, इस वजह से ये आज स्थिति जो है इतनी खराब दिखाई दे रही है। तो अगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव के आप चैनल पे जाएंगे, रिपोर्टर्स कलेक्टिव लिखेंगे यूट्यूब चैनल, तो वहां 4 वीडियो पड़े हैं। तो वो चारों वीडियो अगर आप देखेंगे तो अमितेश उसका आपको लिंक भेज देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा, जो आपका सवाल है उसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। एक सवाल फिर वही मीडिया के पर्यावरण से है कि फर्जी न्यूज एवं रिपोर्ट को लेकर कानूनी प्रक्रिया द्वारा सजा नहीं दी जा सकती है क्या? नहीं, कोई भी चीज जो है वो कानून के दायरे से बाहर तो है नहीं, लेकिन सवाल क्या उठ रहा है शुरुआत से, और ये मीडिया के लोगों को ये खतरा समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कि हमेशा से बात रही है कि मीडिया अपने को सेल्फ रेगुलेट करेगा, यानी खुद हम अपने आप को रेगुलेट करेंगे। लेकिन बड़ी समस्या ये हो गई है कि गैर जिम्मेदाराना हरकत सिर्फ मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि गैर जिम्मेदाराना हरकतें या बयानबाजी जो है वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनकी हिम्मत बढ़ रही है। तो लेकिन कुछ खुशकिस्मती से कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फेक न्यूज को पकड़ रही हैं, आपको बता रही हैं, और कुछ ऐसा भी चल रहा है कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं वही फेक न्यूज, जैसे गांव में कभी होता था ना कि एक आदमी चोरी करके दौड़ता था और चोर चोर कहता हुआ दौड़ता था, यानी लोगों को लगे ना कि चोरी इसी ने की है। तो कई लोग फेक न्यूज की जगह के फैक्ट चेक भी चला रहे हैं और खुद ही फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अभी निकल के भी आई कि जो फेसबुक है उसको लोगों ने कॉल आउट किया, फेसबुक जो है वो हेट न्यूज क्यों फैला रहा है, और ये भी कहता है कि हम हेट और फेक को रोकने के लिए कई चैनलों को और वेबसाइट्स को पैसा देते हैं कि वो उस पर काम करें, है ना। क्योंकि व्हाट्सएप से सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैल रहा है। व्हाट्सएप बहुत बड़ा टूल है ये काम करने के लिए, बहुत पावरफुल और बहुत ही यूजफुल टूल है, लेकिन व्हाट्सएप ही सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैला रहा है, ये भी सच है। अभी मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनसे बात करके मुझे लग ही नहीं रहा था इस दुनिया में रहते हैं, किसी और ही दुनिया की बात कर रहे थे। उनसे बात करके मुझे इतना उसको पता ही नहीं रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है।
वो क्यों? क्योंकि वो टोटल वो उस चैम्बर में था जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप है, क्योंकि हाथ में स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप आ रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग समझेंगे कि जितना ज्यादा फेक न्यूज फैलाएंगे और झूठ बोलेंगे और उससे लोग एक दूसरे की शिकायत करेंगे, तो सरकार को आने का मौका मिलेगा। सरकार पे सबसे बड़ी नकेल तो जो है वो यही लगा सकते हैं ना। सबसे बड़ी नकेल लगाने का काम तो मीडिया ही कर सकता है, लेकिन जब मीडिया अपने आप को खुद ही कमजोर बनाने में लगा हुआ है, तो सरकार एग्जीक्यूटिव विल कम, एग्जीक्यूटिव की हौसले बढ़ेंगे, वो आएगी, वो आपको कंट्रोल करेगी। कल सरकार, अभी आज सरकार कह रही है, सरकार ने जो सुदर्शन टीवी का मामला है उसमें सरकार ने कोर्ट में कहा है कि हम डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि अब डिजिटल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ लिखा जा रहा है, तो सरकार ठीक है उसे भी कंट्रोल करेगी। तो हम अपनी जो हम पत्रकार जो है या हम मीडिया वाले जो है अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। लेकिन उम्मीद करना चाहिए, मेरे को, मैं फिर से कहूंगा कि आप लोगों को इन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए, लेकिन पहला चीज सोचना चाहिए कि आप एक पत्रकार के रूप में खुद को कैसे समृद्ध करें। तो वो चीजें जो मैंने शुरू में बताई, वो जो मौका है, बहुत सारे नौजवान विद्यार्थी मित्र हम लोग के साथ हैं, तो उनको सर आप इस कोई एक फॉर्मूला बताएं, मतलब या कुछ भी एक तरीका बताएं जिससे ये जो नौजवान है इनकी पहुंच जो गांव देहातों तक है। तो ये किस तरह ये जो फेक न्यूज के प्रति जो जागरूकता है, या खुद ये उसका हथियार न बने। कभी तो ये खुद भी फॉरवर्ड करने लगते हैं, तो उससे अपने आप को ये कैसे बचा सकते हैं और कैसे 2-4 लोगों को भी बचा सकते हैं, इसका क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि ये हमारे ये इस काम में बहुत कारगर हो सकते हैं ये बालक या बालिका। मैं आपको बताता हूँ, आप और मैं तो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ठीक है? हाँ। तो व्हाट्सएप पे मेरी जो डीपी है वो मैंने इसी तरह ऐसी लगाई हुई है, तो वो यही कहती है कि आप जो है जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। हाँ, मैं इनको भेज दूंगा। हाँ, when you see or hear or see a new information, pause, okay, and be doubtful, ठीक है? दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेट, डू ए फैक्ट चेक और आस्क फॉर सोर्स, कि सोर्स क्या है। इफ द इन्फो इज फॉल्स, अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो दूसरों को बताओ कि ये गलत है। अगर आपको पता नहीं है तो डोंट शेयर इट, ब्रेक द चेन, उस चेन को तोड़ें। तो पहली तो चीज ये है कि अपनी जो पसंद है ना, कि मुझे अमितेश बहुत अच्छा लगता है, अमितेश चुनाव जीत रहा है, अमितेश की पार्टी चुनाव जीत रही है, तो उसको ये करने की कोशिश उन्होंने डाल दिया है, तो उसकी पार्टी चुनाव जीत रही है, तो बस मैं उसमें कुछ भी उनको शूट करता है तो वो फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है? खास तौर से जब ये सांप्रदायिक दंगों का माहौल है या वैमनस्य का माहौल है, उसमें तो आपको और भी गंभीरता से कुछ जल्दी ट्वीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ बोल देने की जो खुजली है या जो इच्छा है वो बहुत खतरनाक है, फिर बाद में कई लोगों को खुद रिट्रीट करना पड़ता है, अपने को रिट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये जो इच्छा है वो रोकें और अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा, मैं देखता हूँ कि मैं उन दिनों कम ट्वीट कर रहा होता हूँ जब मैं किसी स्टोरी पे काम करता हूँ। ये खाली वक्त की भी बीमारी है, जब आपके बहुत ज्यादा वक्त है, जिस दिन आपका बहुत काम है, आप देखने का मौका ही नहीं मिलता आपको सोशल मीडिया में जाने का। तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट करने वाला भी। और जब आप उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगते हैं और आप बहुत मैं कहता हूँ ना, आइडियोलॉजिकली इतना ड्रिवन होने की जरूरत नहीं है, पर आइडियलिज्म होना चाहिए। आइडियलिज्म मतलब मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, ये मैं कभी नहीं करूंगा, ये पत्रकार का आइडियलिज्म है। उसको बहुत जरूरी है कि पत्रकार एक अपने सम्मान के, मैं जो बोल रहा था ना कि बहुत सारी चीजें आपको शुरू में बताई कि पत्रकार बनने के लिए जरूरी है, उससे पहले और सर्वोपरि है कि आपके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है कि ये मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसका प्राइड होना, इसका घमंड होना, अहंकार भी कह सकते हैं आप इसे, मतलब गर्व होना चाहिए। अहंकार शब्द नेगेटिव है, लेकिन अहंकार के लेवल भी जाता हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी नेता के साथ बैठ के चाय नहीं पीऊंगा, उसके साथ शाम को बैठ के ड्रिंक नहीं करूंगा, या मैं किसी भी गलत काम को नहीं करूंगा, फेक न्यूज रिपोर्ट नहीं करूंगा। ये आपके अंदर आइडियलिज्म होना चाहिए और ये आपको बहुत हद तक दूसरे पत्रकारों को इंस्पायर करेगा। मैं इस तरह का, मैं बड़ी खबर की ओर नजर रखूंगा, मैं छोटे छोटे प्रेस रिलीज नहीं लिखूंगा। ये बहुत सारे पत्रकार नियम बनाते हैं और मैं आपको आगे और भेजूंगा अभी दिमाग में। बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं और आप पढ़ना शुरू करें, जैसे जॉर्ज ऑरवेल जो राइटर हैं, अगर आप उनके एसेस पढ़ना शुरू करें, अभी तो शुद्ध हिंदी में भी काफी उपलब्ध होंगे, हालांकि मैंने तो अंग्रेजी में ही पढ़े हैं, लेकिन पता नहीं कितना ट्रांसलेट हुआ है आपकी। एनिमल फार्म हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है और हो सकता है 1 साल तक वो नहीं, लेकिन एनिमल फार्म तो उनकी पूरी एक पतली बुक है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी बुक है। आई डोंट नो आप कैसे, मतलब अगर उसे पढ़ ले तो उसका नाम 1984 है। वो इस बार ट्रांसलेट हो रहा है हिंदी में, हो सकता है इस साल कहीं से वो छपे।
वेरी वो गुड। ऐसी बात है। लेकिन उनके बहुत सारे निबंध भी हैं, एसेज भी हैं, और वो एसेज फ्री में उपलब्ध हैं। अगर आप कहें सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते। इवन जॉर्ज ऑरवेल का जो आप एनिमल फार्म बोल रहे हैं वो फ्री में अंग्रेजी में तो उपलब्ध है। 84 फ्री में उपलब्ध है, क्योंकि क्लासिक है ना, तो इसमें ये खरीदने की दिक्कत नहीं है। आपके पास बस एक कंप्यूटर होना चाहिए, आप तुरंत उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। और वैसे भी वो किताबें बहुत सस्ती होंगी। तो मैं उनके निबंध की एक बात बता रहा हूँ, वो आपको दृष्टि देता है। वो निबंध क्या कहता है? एक हैंगिंग, उनकी एक फांसी, एक कहानी है, एक निबंध है। तो उसमें एक व्यक्ति को फांसी हो रही है, और देखते हैं कि जब उसे फांसी, वो जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी आंखों से देखा, हो क्योंकि म्यांमार में पुलिस अफसर के रूप में काम कर रहे थे। वो फांसी देखते कि उसको फांसी के लिए ले जा रहे हैं, और जब फांसी के लिए ले जा रहे हैं तो रास्ते में एक छोटा सा डेच्यू, क्या कहेंगे, एक तलैया जो है पानी का, एक तलैया सा आ जाता है। तो देखते हैं कि वो, कहते हैं वो रुका और वो उससे बचते हुए गया। ठीक है, उसको फांसी के लिए ले जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो कहता है कि आई सॉ दैट, वो हालांकि उसकी मौत हो रही है लेकिन उसका माइंड इज परफेक्टली वर्किंग अभी भी। तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो वो एक फांसी की फ्यूटिलिटी पर, फांसी की जो फांसी देने का जो फांसी की जो सजा है उसकी निरर्थकता पर वो सवाल करता है, वो पूरा ऐसे। और आपको बहुत उसे पढ़ के एक नजर मिलेगी। तो इस तरह से अच्छे राइटर्स को पढ़ना आपको, या राग दरबारी आपने से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, श्रीलाल शुक्ला का, या आप इनको हरिशंकर परसाई को पढ़ सकते हैं, निर्मल वर्मा को आप पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे ऐसे राइटर्स हैं, जैसे अगर आप और बहुत अच्छे पोएट्स हैं, जैसे आप अगर क्या उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, आपके मध्य प्रदेश के ही बहुत बड़े, श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा है। मैं एक पोएट का नाम भूल रहा हूँ, राजेश जोशी। और फेसबुक पे बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, जिन्होंने अच्छा लिखा है। आपको ढूंढने की जरूरत है। अभी ये कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग, उनको जानने समझने की जरूरत है। दैट विल ओपन ए लॉट ऑफ आपके लिए बहुत सारी चीजें वो खोलेगा। आखिरी क्वेश्चन, आप अपने अनुभव के बारे में बता दीजिए। एक सवाल आया है आपकी रिपोर्ट देखकर कि जर्मनी में जो आपने खबर की थी उससे जुड़ा हुआ, सर अपना अनुभव शेयर कर दीजिए। वो बहुत अच्छी खबर थी। जब एक्चुअली क्या था कि जब हम बॉन में थे, और बॉन में ये बात थी कि वहां पर एक हम्बक फॉरेस्ट है। तो वो हम्बक फॉरेस्ट में मैं जब गया तो मुझे दो चीजें एक साथ दिखाई थी हम्बक में, क्योंकि मैं उत्तराखंड में पला बड़ा हूँ। तो वहां का चिपको मूवमेंट, और मैंने बस्तर काफी कवर किया, वो मेरी कर्मभूमि है, तो वहां का नक्सल मूवमेंट तो मुझे एक साथ दिखाई दिया। तो लोग वहां रोज आते थे, बहुत सारे लोग हैं जो एनजीओ वाले आते हैं और कहते हैं कि आप इसे कवर करो, आप इसे कवर करो, आप इसे कवर करो। तो वो हम लोगों को, कुछ पत्रकारों को लेके हम्बक फॉरेस्ट गए। तो हम्बक फॉरेस्ट में मैंने देखा कि जैसे माओवादी जंगलों में बिल्कुल सड़क को काट देते हैं, गहरे गहरे एक ट्रेंचेस से वो बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं, वैसी वहां पर है। और कुछ लड़के लड़कियां हमसे मिलने आए, और वैसी मुंह बंद उन्होंने किया हुआ है नक्सलियों की तरह। उनके बंदूकें नहीं थी, और वैसा घना जंगल नहीं था जैसा बस्तर का है, लेकिन वो मुंह छुपा के, और हम वो फोटोग्राफ्स भी लगाई हुई हैं उस स्टोरी में, जो एनडीटीवी पे मैंने लिखी थी। तो वो मैंने देखा, और उसके बाद फिर देखा कुछ लोग पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं, और वहां गिटार बजा रहा है कोई, और कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई संगीत, और वो अपनी अंग्रेजी भाषा में इस तरह के गाने गा रहे हैं जो प्रकृति के हैं। और तो मैंने उनसे पूछा कि आप पेड़ पे क्यों चढ़े? तो उसने कहा पेड़ में हम इसलिए चढ़े कि पेड़ काटने आएंगे, तो हम ऊपर चढ़े तो हम भी गिर के मर जाएंगे, तो शायद इसलिए पेड़ों को न काटें, और अगर काटें तो पहले हम मरे। तो मुझे चिपको की याद आई, क्योंकि चिपको मूवमेंट जो है उत्तराखंड जो है ना, जिस भूमि से मैं आता हूँ, और ये केवल उत्तराखंड की कहानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। वहां चिपको मूवमेंट की बात तो सब करते हैं जो 1970 के दशक में हुआ, लेकिन उससे पहले जन आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है उस राज्य का। और मैंने अपनी किताब जो है तुम चुप क्यों रहे केदार, जो अंग्रेजी में रेज ऑफ द रिवर के नाम से आई है, उसमें उन जन आंदोलनों के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दिया है, कि आप भले ही उसको न जान पाए, उस इतिहास को पूरा न पढ़ पाए, लेकिन उसका एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ आंदोलन जो है 20वीं सदी की शुरुआत में ही कई आंदोलन हुए, और उसमें एक आंदोलन था तिलाड़ी कांड हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ अभी आप बाद में इतने सारे जन आंदोलन हुए, आप देखेंगे, मतलब राजा के जो तिहरी का राजा था, उसके वक्त में गोलियां चलाई, जनता में कई लोग मारे गए करते, तो वन आंदोलन होते रहे। उससे पहले नशाखोरी आंदोलन, हिमालय बचाओ हिमालय बसाओ, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हमारे
उत्तराखंड में होते रहे। और ऐसे ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ हिस्सों में लोग, क्योंकि जंगलों का एक रिश्ता था इंसान के साथ, राइट। तो वैसे ही उस आंदोलन में मैं मुझे एक बहुत ही जिसे कहते हैं वर्थवाइल स्टोरी दिखाई दी कि देखो आप कहीं भी चले जाओ, लड़ाई संसाधनों की वही है, वही लोग लड़ रहे हैं जिनका उसको या तो जो उसके महत्व को समझते हैं या जिनका जीवन उससे जुड़ा हुआ है। तो ये कहना बहुत आसान है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगेगा, उससे भाई स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा हो किसी को, तो क्या मजबूरी है। जैसे अभी मैं भी बात कर रहा हूँ तो मैं लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लैपटॉप जो चल रहा है, मेरे ऊपर पंखा चल रहा है। लेकिन अगर आप सोचो न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी साउथ में किसी गांव से हटा के यहाँ दिल्ली की किसी पॉश कॉलोनी के पास लगाए, तो क्या तब ये लोग वैसी बात करेंगे जैसे अभी बात कर रहे हैं कि नहीं हमें तो बिजली चाहिए, करो नहीं यहाँ मत लगाओ। तो उसके लिए अंग्रेजी में एक फैक्टर कहा जाता है NIMBY, निम्बी, नॉट इन माई बैकयार्ड। ठीक है, मेरे बैकयार्ड में मत लगाओ लेकिन कहीं और लगाओ, मतलब गंदगी कहीं और करो, मुझे बिजली दे दो। तो अगर आप सोनभद्र, आप तो यूपी के है ना, आप लोगों को सोनभद्र एक अपने ग्रुप का एक ट्रिप बनाना चाहिए। यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर जो है, सोनभद्र का जिला, तो वहां पर सोनभद्र में आप देखेंगे कि वो सबसे बीमार जिलों में है यूपी के, और उसका बहुत हिस्सा सिंगरौली का जो है वो सोनभद्र सिंगरौली कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में भी है। वहां हर साल 2 या 3 या 4 बार राखड़ ऐश डैम जो है पावर प्लांट्स के टूटते हैं, और वो सारी जहरीली राख उनकी नदियों में, उनके खेतों में, उनके घरों में घुस जाती है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको एयर में जहरीली राख उड़ती हुई दिखाई देगी, पावर प्लांट चिमनियों से धुआं। तो इंडिया के पावर हब है सिंगरौली, उसी तरह से कोरबा है छत्तीसगढ़ में, वहां भी धुआं, काला धुआं दिखाई देगा। वैसे में लोग रह रहे हैं सबसे पोल्यूटेड इलाके में, वो बिजली आपके शहरों तक आ रही है। और इसी तरह हाइड्रो पावर डैम आप बनाते हैं तो उसमें आप के सारे जंगल डूबते हैं, आपके घरों से लोगों को उजाड़ते हैं, उनको भगाते हैं वहां से, उसके बाद वो बिजली आपकी बनती। तो इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है, लेकिन क्या करें, फिर उसका एक तरीका निकालना है ना कि आप अच्छे इमिशन नॉर्म्स का इस्तेमाल, जैसे पावर प्लांट्स को रोकने के लिए आप महंगी टेक्नोलॉजी लगाने के लिए कहें उनसे, ताकि उसमें प्रदूषण ना हो, और डैम्स जो है वो एक सर्टेन आकार से बड़े ना हो ताकि नदियां नष्ट ना हो। जैसे मेरे उत्तराखंड में बम्पर टू बम्पर डैम्स बन रहे हैं जहाँ है, और नदियां इतनी ओवर स्ट्रेस्ड है। लेकिन आप इनसे बात करेंगे जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं अभी तो हमें और डैम बनाने, हमें तो और नदियों में और ताकत है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी नदियां सूख जाएंगी तो डैम कैसे चलेंगे, डैम तो नदियों से ही चलना है, तो नदियों का बहना भी बहुत जरूरी है। तो ये बातें, ये लड़ाई आपकी हमेशा, तो वही लड़ाई हमें वहां भी दिखाई दी थी। तो मोटे तौर पे तो मैं ये कहता हूँ, आखिर में मैं ये कहूंगा कि मेरी उपलब्धि ये है रिपोर्टिंग की कि इसने मुझे बहुत बदला है। जो मैं शुरुआत में रिपोर्टिंग में था, जो आज हूँ नहीं है, उस अनुभव में, वो अनुभव से आप बहुत सीखते हैं, वो अनुभव आपको तराशता भी है, वो आपको बनाता भी है ना। तो इस तरह से आखिर में मैं एक किताब का और दूंगा, हालांकि हिंदी, आप कहेंगे अंग्रेजी की ज्यादा किताबें बताएं, हिंदी में तो किताबें हैं ही, लेकिन अंग्रेजी में एक और बहुत बेहतरीन पोएट्री है, और वो है ये खलील जिब्रान का जो प्रॉफिट है। अगर आप, और वो हिंदी में भी उपलब्ध है, हाँ, उसमें आप देखेंगे, आप हिंदी में भी उसे पढ़ सकते हैं, और उसकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो फिर आपको फिलोसफिकली आपको और बहुत वो समृद्ध करेगा, और आप बहुत सारी चीजों के मतलब समझेंगे। जैसे वो दान के बारे में कहते हैं, आखिर में हिसाब से जो मेन हमारा विषय है उससे जुड़ी हुई बात ये, वो कहता है कि जब आप डोनेट करते हो तो बहुत सारे लोग क्यों डोनेट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि या तो चीज उसको इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि उसको लगता है कि थोड़ी और खराब हो जाएगी तब डोनेट करूंगा, या वो कहता है मैं उसको डोनेट करूंगा जो इसके लायक है। तो कहता है जब आप डोनेट करते हो तो आप ये मत सोचो, आप सीधे डोनेट कर दो। ये सोचना जो है ये दान की प्रवृत्ति के, दान के फलसफे के खिलाफ है कि आप सोचो जिसको भी देना है दे दो। ये सोचोगे कि नहीं इसको जरूरत नहीं है, मैं इसको नहीं दूंगा, मैं उसको दूंगा, उस इंतजार में आप देखिएगा वो चीज कई बार आपके घर में ही पड़ी रहती है, आप कभी उसे दान नहीं कर पाते। तो डोनेशन को लेके, ऐसी लव को लेके, प्यार क्या है, बच्चों को लेके, तो किड्स के बारे में अमितेश आपने पता नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, वो बड़ा ही अंग्रेजी वाली कविता में बता रहा हूँ, उसका हिंदी तर्जुमा भी अच्छा होगा। कहता है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन आर ऑफस्प्रिंग ऑफ द लाइफ्स लॉन्गिंग, मतलब जीवन की जो एक इच्छा है ना, वो उसकी पैदाइश है, वो आपकी नहीं है। दे बॉर्न थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, राइट।
वो आपसे पैदा होते हैं, वो मतलब आपके बच्चे, मतलब वो जिंदगी के बच्चे हैं, वो आपके नहीं है। तो ये बहुत हाई लेवल की पोएट्री है। तो इस तरह की चीजों को भी आपको जानना समझना जरूरी है, और क्योंकि ये आपको आपका विकास जो है, बौद्धिक विकास है, वो बहुत जरूरी है, उसको भी ये बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे को मौका दिया इतनी बकबक करने का और मुझे झेला। शुरुआत में आप लोगों से जो मैंने कहा, आप उस पर फोकस करेंगे। शुक्रिया सर, लेकिन ये जो औपचारिक धन्यवाद का काम है हमारे एक छात्र करेंगे, तो मैं रवि से अनुरोध करता हूँ। रवि अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो सर का, हृदय सर का धन्यवाद करें। सर, पिछले लगभग 1.25 घंटे से आपको सुनने का मौका मिला हम लोगों को। आपका औपचारिक स्वागत तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन भावनात्मक श्रद्धासुमन आप हमारी भेंट कीजिए हिंदी विभाग के छात्रों की तरफ से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग के प्रत्येक छात्र आपके इस वक्तव्य के लिए हमें आभारी रहेगा। आपने विभिन्न मुद्दों पर बात की, खबरों का पर्यावरण और पर्यावरण की खबर के प्रत्येक पहलुओं से हमें अवगत कराया। अंबर फॉरेस्ट, उत्तराखंड, बस्तर, झारखंड में आपने अपने जीवन अनुभवों से हमको परिचित कराया। हम लोग पत्रकारिता की सिद्धांत की और उसकी व्यवहारिकता से परिचित हुए। आपने इनसाइट जॉब, जॉर्ज ऑरवेल, राग दरबारी, हरिशंकर परसाई, निर्मल वर्मा की यूँ खलील जिब्रान की कई कृतियों से हमको रूबरू कराया। हम लोग वैसे भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो इनसे वास्ता रहा ही है और रहता है निरंतर, तो हम लोग ज़्यादा इससे जुड़ पा रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इतने सारगर्भित व्याख्यान के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं आखिर में एक बात कहूंगा, रवि आपका बहुत शुक्रिया, और कोई औपचारिकता नहीं है, आपने बात कही। मैं एक आपको फेसबुक का भी एक आदमी का आपको अमितेश शेयर करेंगे, अगर आप उनको फॉलो कर सकें, अशोक पांडे। और मैंने कई लोगों को कहा भी है, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बहुत समृद्धि साहित्य के बारे में पता चलेगा। और मुझे लगता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड राइटर्स जो अभी है। ऐसे कोई नहीं है कि बहुत बड़ी किताबें उन्होंने पढ़ी हो ये वो। फेसबुक पे शेयर करते रहते हैं, है ना। तो जी सर, आपकी 2 बातों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक तो आपने कहा कि हमें वैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जिनका बौद्धिक और मानसिक स्तर हमसे ऊंचा हो, जो आपसे चाहे वो, मतलब अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो अपने से बेहतर एडिटर के साथ बैठे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कैमरा पर्सन बनना चाहता हूं तो अपने से बेहतर लोगों के साथ जाए, और वो आपको बहुत बार अपने साथ नहीं आने देंगे, ये व्यवहारिक को है, ठीक है। जी सर, और आपको उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, राइट। और वो हमेशा निरंतर सुधार की प्रक्रिया ये है, यू ऑलवेज बी विद द पीपल हु आर बेटर देन यू। 2 बातें आखिर में, और वो ये कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस प्रवृत्ति पैदा हो रही है वो यही हो रही है कि वी आर वेरी डिसरेस्पेक्टफुल टू वुमेन फ्रॉम सोशल मीडिया टू आवर पर्सनल लाइफ। और दूसरी बात है कि सच जो है वो आपकी विचारधारा से ऊपर होता है, ये बात समझ लें। ये बात कम्युनिस्ट भी जान लें कि उन्होंने कितने पाप किए हैं, ये बात जो है सेंट्रिस्ट भी जान ले, सारे लोग जान ले कि सच जो है ना वो हमेशा आपको चैलेंज करेगा। तो विचारधारा जो है ना वो आपकी कुछ भी हो सकती है सोच, लेकिन सच जो है उससे ऊपर है। तो रिपोर्टर को जो है ना, मैंने हमेशा कहा कि अपने राइटिंग जो है उसको अपने सोच से उसको कलर नहीं करने देना है, और उसके अंदर आइडियलिज्म का भाव ज्यादा हो। वो एक प्रोफेशनल प्राइड जो है, अपने पेशेवर जो एक गर्व है, उस पर ज्यादा टिका रहे। और उसके बारे में कम से बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका भी, और रवि आपका भी। बात कभी ऐसे खत्म नहीं होगी। हृदय सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गहन, और ये 1 घंटा कैसे बीता हम लोग को पता नहीं चला। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।